थे, वहां से जितने बड़े घोड़े हाथी बन गए हैं, तो इतना बड़े बने कैसे? क्योंकि आप सुपोषित हैं, आपके शरीर को पोसा जा रहा है। जैसे हम एक पेड़ लगाते हैं मिट्टी में, उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, धूप डालते हैं, तो वो बड़ा होते जाता है। वैसे ही आपके लिए क्या है? पेड़ के लिए सभी अलग अलग मिनरल्स है, खनिज तत्व है, खाद वाद है, जिससे पेड़ बड़ा हो रहा है। आपके लिए पोषक तत्व क्या है? तो जिन चीजों को खा करके आपका शरीर का भाई वृद्धि हो रहा है और विकास हो रहा है, क्लियर हो गई बातें? वही आपके लिए क्या है? पोषक तत्व। क्या हुए आपके लिए? पोषक तत्व। सबको प्रॉपर बोलना है, जब बोलेंगे क्या है तो पोषक तत्व, हर चीज में आंसर प्रॉपर बोलना है ना। 2 सेशन है आपका, याद रखेंगे। तो आज हम बायोलॉजी का चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, क्योंकि पहला चैप्टर भैया आपका कल इंट्रोडक्शन था, कल इंट्रोडक्शन हो चुका है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। जो नहीं आए थे वो लेके पढ़ लीजिएगा। बाकी आज से आपका मेन सिलेबस का टॉपिक चालू हो रहा है, वो है बायोलॉजी, जिसमें हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में अब आपको एक बात हम बता देते हैं, पोषण, जो आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है। आ जाओ भाई। हाँ, जो पोषण है बेटा आपका, न्यूट्रिशन, इसके भैया 2 हिस्से हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन है दूसरा हिस्सा? माइक्रो। तो पोषण के कितने हिस्से हैं? सब बोलेंगे कितने हिस्से हैं। याद रखिए, प्रॉपर बोलिए, प्रॉपर ध्यान बोर्ड पे रखते चलिए, क्लास खत्म होते तक सब याद यही हो जाएगा। बस घर जाकर रिवीजन जरूर करना एक बार, ठीक? तो आपको कॉपी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पोषण के कितने हिस्से हैं? कल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही आंसर निकलना चाहिए। पहला हिस्सा क्या है? मैक्रो। दूसरा क्या है? तो पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो है, इसमें मतलब जिस पोषक तत्व की जरूरत हमारे शरीर को सबसे ज्यादा पड़ती है, जो हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए ताकि हमारा शरीर छोटा से बड़ा हो जाए, उसको हम किस में डालते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और इस बड़े से शरीर में छोटी छोटी क्रियाओं को करने के लिए, जैसे भाई मुझे इम्यूनिटी मेरे स्ट्रॉन्ग करना है, छींक आ जाता है तुरंत, मौसम मतलब बीमार हो जाता हूँ, तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, विटामिन सी चाहिए, तो विटामिन मिनरल्स, हड्डी है तो कैल्शियम चाहिए। तो ऐसे जो विटामिन और मिनरल्स हैं, कौन कौन सी चीजें? विटामिन और मिनरल्स। बोलिए कौन कौन सी चीजें? विटामिन और मिनरल्स। कौन कौन सी चीजें? विटामिन और मिनरल्स। ये किस में आ जाते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। किस में आ जाते हैं? समझ में आ गई बात? सर अब मैक्रो में वो चीज होता है जिसका ज्यादा मात्रा में जरूरत है, माइक्रो में होता है जिसका कम मात्रा में जरूरत है। माइक्रो में आपका क्या क्या आ जाता है भैया? तो विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन और खनिज तत्व आ जाते हैं। मैक्रो में जो आता है उसमें मेजर है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। क्या क्या है? क्या क्या है? वेरी गुड, ये है आज का जाइए, ऐसा क्लास में जान होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा भाई। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। जैसा आप मुझे रिस्पॉन्स करोगे, मेरे ज्ञान की दुनिया से उतना सारा ज्ञान आपको दूंगा, है ना। इसलिए आप अगर चुपचाप बैठे हो गुमसुम, तो मैं सिनेमा का कंटेंट पढ़ाऊंगा, निकल जाऊंगा। मगर प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेंगे, लगेगा आपको इंटरेस्ट है सीखने में, जानने में, कुछ बनने में, तो मैं आपको ऐसा ऐसा चीज बताऊंगा जो एग्जाम को सीधा दिखेगा, एग्जाम यही आया है। समझ गई बात? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भैया, वेरी गुड। हम लोग अब चैप्टर चालू करते हैं हमारे न्यूट्रिशन, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो कि क्या है आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है आपका? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अभी कोई छोटा सा चैप्टर नहीं है बेटा। अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर वसा पढ़ेंगे, और कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। तो आपके सामने सबसे पहले पोषण या न्यूट्रिशन के बारे में क्या मतलब होता है, जो आपको पढ़ा रहा था वो लिखित रूप में भी है, तो आपको बोला लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बातें? पोषण क्या होता है? जो आपको दिख रहा है छोटा सा बच्चा है, केक से खा रहा एकदम खा पी के भैया, और छोटा बच्चा कल कितना बड़ा हो जाएगा? मेरे से हो जाएगा 80 किलो का आदमी, है ना। 80 किलो का भैया सांड बन करके आपके सामने आ जाएगा, बोलेगा पढ़ाई का ज्ञान दे देगा। यस। तो भैया छोटे से बच्चे से मेरे से 80 किलो का सांड बनने के लिए क्या चाहिए आपको? पोषक तत्व। तो यही शरीर की वृद्धि विकास के लिए न्यूट्रिशन, पोषण क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ग्रहण किए गए भोजन की जैविक प्रक्रिया ही क्या है? पोषण है। क्या है? पोषण। और कल भी मैंने सब समझाया था, जैविक प्रक्रिया, इस शब्द का मतलब क्या है? तो सजीवों के बीच, सजीवों में, सजीवों के लिए, सजीवों द्वारा। क्या बोला मैंने? सजीवों में, सजीवों द्वारा, सजीवों के लिए। क्लियर हो गई बात ना? जो प्रक्रियाएं आपस में चलती हैं वही क्या है? जैविक प्रक्रियाएं। इसका मतलब निर्जीव से कोई संबंध नहीं है। अब सजीव में क्या क्या चीज होती है, कल भी बताया था। आप सजीव हैं, आप भोजन खाते हैं तो पाचन होता है ना। आप श्वसन ले रहे, श्वसन कर रहे हैं, प्रजनन कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं तो आपका भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा ब्लड शरीर में दौड़ रहा है। तो सब अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात ना? तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोसेस में से एक जैविक प्रक्रिया क्या है आपका? पोषण।
क्लियर हो गई बात ना? तो बोलेगा पोषण या न्यूट्रिशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैविक प्रक्रिया है। समझ में आ गई बातें? यस। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब कुछ चीज भैया हम बात करें शरीर में, सर मैं खाऊंगा मेरा शरीर बड़ा होगा, तो सबसे पहले कुछ भी मेरे को खाना पड़ेगा ना। पहले शरीर को मुझे वृद्धि करना है, विकास करना है, तो मुझे खाना पड़ेगा कि भूखे रहना पड़ेगा? अगर एक बच्चा जन्म ले लिया, उसको आप भूखे रख दियो, तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा बेचारा, है ना? तो मर जाएगा, तो मरने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? खिलाना पड़ेगा ना उसको। यस। इसका मतलब भैया पूरे न्यूट्रिशन का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है इनसाइड, अपने शरीर के इनसाइड में कुछ डालना। इनसाइड में डालने से होता है इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। क्या होता है? इंजेशन। याद हो गया? इनसाइड डाल रहे हैं तो इंजेशन। रटना पड़ेगा क्या? नहीं। इंजेशन का मतलब होता है अपने अंदर ग्रहण करना। क्या करना? अपने अंदर ग्रहण करना। तो हिंदी इंग्लिश दोनों हो गया। जैसे अब ग्रहण कर लिए, तो जैसे अब मुंह में डाल दिए रोटी, तो अब मेरे दांत और जीभ क्या करेगा भैया? दांत चबाएगा और जीभ क्या करेगा? लार छोड़ेगा उसमें। क्लियर होगा? उसको मिलाने का काम करेगा, घुमाने का काम करेगा, और उसको मिला के घुमा के उसको बना देगा बोलस। क्या बना देगा? बोलस। ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा है कि आपके मुंह से भोजन चबाने के बाद जो लुगदी बचता है, खाने का लुगदी जो आपके अंदर जाता है गले से, उसे क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, क्लियर हो गई बात ना? अब भैया बोलस जब अंदर जाएगा, तो अब उस बोलस का जब हम मुंह चबाए, तो उसका बोलस जब हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, फिर हम यहाँ से स्टमक में जाएगा बाएं ओर, स्टमक से निकल के ड्यूडेनम, छोटी आंत का ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, फिर इलियम में जाएगा। कहाँ कहाँ गया बोलिए पहले अपने? यहाँ से गया आहार नाल में, यहाँ से कहाँ गया? स्टमक, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। क्या क्या? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ये पाचन में आएगा, अभी हल्का हल्का सुनते रहो, शब्द परिचित होते रहो। वहां से भैया पाचन वाचन इसका अच्छे से हो जाएगा, पच करके पाचन हो गया। क्या हो उसका भैया? पाचन। तो अगला हिस्सा क्या हो जाएगा इसका? पाचन। क्लियर हो गई बात ना? क्या हो गया उसका? पाचन। पाचन के बाद भोजन आप खाए, बचा, उससे आपका शरीर को जो चाहिए था निकाला, और बाकी आप क्या करते हैं? मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। क्या करते हैं? मलमूत्र का त्याग, है ना? जो खाए थे उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो था, जो आपके शरीर के लिए जरूरी नहीं था, उसका क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं, है ना? तो बाहर लास्ट में है मलमूत्र का त्याग। क्लियर हो गई बात? अब इन दो चीजों के बीच अंतर्ग्रहण पाचन के बाद सीधा हम सर मल त्याग कर दिए, बाहर निकाल दिए, ये तो हो गया। मगर भैया इसमें ये अवशोषण और स्वांगीकरण क्या है ना? बीच का दो स्टेज क्या है? क्लियर हो गई बातें? तो आइए समझते हैं क्या है। बहुत ही अच्छे से एक एक चीज आंखों के सामने दिखेगा, याद रखिए, कुछ रटना नहीं पड़ेगा, सब चीज आपको दिखा दूंगा। एक एक चीज आंखों के सामने देखिए आप। भैया यहां से इस व्यक्ति ने खाना खाया, खाया ना? बोलते चलिए, खाया कि नहीं खाया? खाया सर। ये खाते हुए देखिए, ये जो आपका है भैया जे शेप का, जे शेप का, ये जे शेप का, ये क्या है आपका? स्टमक। क्या है ये आपका? स्टमक। यहां से भैया ये आ गया जे स्टमक में, यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, उसका पाचन करेगा। फिर भैया यहाँ से जैसे जाएगा, यहाँ से यकृत है, यकृत लीवर, यहाँ से पित्त रस आएगा, वो उसमें मिलकर के भैया अलग चीज का पाचन करेगा। यहाँ अग्नाशय है, अग्नाशय पैंक्रियाज, वो इसमें रस डालेगा, वो कुछ पाचन करेगा। और ये ड्यूडेनम हिस्सा है, छोटी आंत का ड्यूडेनम हिस्सा। क्लियर हो गया? फिर छोटी इसमें जाएगा जेजुनम, फिर छोटी आ जाएगा इलियम। तो भैया सर्वाधिक जो पाचन होता है शरीर में भोजन का, ये क्वेश्चन पूछता है कि भोजन का सर्वाधिक पाचन कहां पर होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहां होता है? छोटी आंत। इतना बड़ा हिस्सा है तो उसी में सबसे ज्यादा हिस्सा पचेगा ना। यस। तो सर्वाधिक पाचन यहीं पर छोटी आंत में होता है। फिर जो आपको मल बनता है, मल, वो मल आता है आपकी बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से सिकॉन, कोलम, रेक्टोन से होते हुए ये बाहर आप निकाल देते हैं। ठीक होगी बात? तो आपने कर लिया इंजेशन, और इंजेशन के बाद मुंह से जैसे इंजेशन अंदर डाले, इंजेशन खत्म, यहाँ पे, यहाँ से पाचन चालू। तो अगला क्वेश्चन यहीं से पूछता है, पाचन कहाँ से चालू होता है? मुख से ही चालू होता है। स्टमक से मत मारिएगा एग्जाम में। पाचन कहाँ चालू होता है? मुख से। आप जब अपने उस रोटी को चबा के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ रहे हैं, तो वहीं से पाचन चालू हो गया, क्योंकि अब उसको आप सरल अणुओं में तोड़ रहे हैं। पाचन क्या है? भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाना। तो पाचन क्या है? बोलिए। भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाना, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। ठीक हो गई बातें? अब यहां से पाचन होकर, पाचन हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया, पाचन हो गया, लास्ट में आप मल भी त्याग दिए। तीन चीज तो समझ में आ गया? आगे नहीं आ गया? अब जो बीच में ये हिस्सा बेटा अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, और स्वांगीकरण, एसिमिलेशन।
ये दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, मगर आप क्लियरली ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान दे करके, तो डाउट पूरा अच्छे से अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान से देखिए, अब जो छोटी आंत है उसी को मैं भैया आपके सामने यहाँ पर अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, अलग से मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। मान लीजिए छोटी आंत है। क्लियर हो गई बात? छोटी आंत के चारों तरफ, छोटी आंत के अंदर यहाँ पर, छोटी आंत के अंदर, अंदर 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 पूरा एकदम अंदर का पूरा संरचना आपको बता रहा हूँ। छोटी आंत के अंदर ऐसे ऐसी भी संरचनाएं होती है, उंगली जैसी संरचना। कैसे संरचनाएं? उंगली जैसी संरचनाएं। उसको पूछता, उसको क्या कहते हैं, वो हम पाचन देख लेंगे। ठीक हो गई बात? तो अब जो भोजन पच गया, तो पचने का मल तो आगे बढ़ते जा रहा है, मल तो आगे बढ़ते जा रहा है ना, पच पच करके वो आगे मल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और पचने के बाद जो है न्यूट्रिशन मिला, ठीक है, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, रोटी चावल ये सब खाते हैं, दाल वाल, तो उससे मिलता है ग्लूकोज। क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज अब क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, शरीर तो बनेगा नहीं। तो अभी इस भोजन से जो ग्लूकोज पच के बन गया है, ये जो उंगली नुमा संरचना है, ये उंगली नुमा संरचना, इसी के अंदर रक्त केशिकाएं होती हैं। रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं मतलब एकदम हमारा नस होता है, नस, नस देखते हैं, नस, नस की ही छोटी छोटी बाल जैसी पतली पतली केशिकाएं निकली होती हैं, कैपिलरीज, एकदम पतली पतली, वो इसके अंदर घुसी रहती है। तो भैया यहां से जो ग्लूकोज बन गया था, उसको इन स्वादांकुरों से इस नलिका में खींच लेना ही क्या है? एब्जॉर्प्शन। क्या है? एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब आपका जो पोषक तत्व था उसको रक्त नलिकाओं में खींचना ही क्या है? एब्जॉर्प्शन। अवशोषित कर लिया ना, अपने पोषक तत्व क्या किया? अवशोषित कर लिया। तो अवशोषण समझ में आ गया क्या? अब अवशोषण कर लिया, और ब्लड तो हमारे पूरे शरीर में घूम रहा है, सब जगह, सर हाथ पैर चोटी सब जगह जा रहा है। यस। अब इस जो न्यूट्रिशन को खींच लिया, तो अब ये देखिए, यही रक्त नलिका, ये रक्त नलिका को आगे बढ़ा देता हूँ। लीजिए, तो मान लीजिए ये कोई रक्त नलिका है, इसने भैया यहाँ से खींच लिया, एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया। ये हो गई बात। तो यहाँ से जो ग्लूकोज था वो किसमें आ गया? ब्लड कैपिलरी। देखिए रक्त तो धमनी बना हुआ है ना, ब्लड कैपिलरी में आ गया। तो यही दोनों के बीच का हिस्सा क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो आपके पचित पोषक तत्वों का आपके आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल से आपके रक्त में आना ही क्या है? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण है। क्लियर हो गई बातें? अब जो अवशोषण हो गया, वो अवशोषण क्या करेगा? क्या यहां से इसमें जो ग्लूकोज आया है, इस ग्लूकोज को ये लेकर के जाएगा एक कोशिका के पास, सेल के पास। कहा जाएगा? कोशिका सेल के पास। और यहां से ग्लूकोज 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 को ले जाके दे देगा किसको? कोशिका को। तो ब्लड तो शरीर के सभी जगहों पे जा रहा है, उंगली से लेकर के पैर से लेकर सक तक। तो शरीर के सभी अंगों, अंदरूनी अंगों, लीवर, किडनी विडनी, बाहर का स्किन, त्वचा वगैरह सब चीज के जो जो सेल है ना कोशिका, उन कोशिकाओं तक वो क्या पहुंचा देगा? ग्लूकोज। क्या पहुंचा देगा? ग्लूकोज। तो इसी को ब्लड कैपिलरी से उस ग्लूकोज को, उस पचित भोजन को कोशिका तक पहुंचाने को ही हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। क्या बोलते हैं? स्वांगी। क्यों? क्योंकि वो स्वयं के अंगों में पहुंच चुका है। कहां पहुंच चुका है? स्वयं के अंगों में पहुंच चुका है। जो पोषक तत्व था आपके मुंह से चालू होकर के स्वयं के हर एक अंग तक पहुंच गया है, इसलिए से क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। ऐसे क्या कहेंगे? एसिमिलेशन। समा गया इसलिए सिमिलेशन, समा गया से सिमिलेशन, एसिमिलेशन। क्लियर हो गई बात ना? तो क्या आपको समझ में आ गया कि पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 5। पहला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी थोड़ा साइंटिफिक सब्जेक्ट है ना, तो साइंटिफिक सब्जेक्ट में कोशिश करना इसके इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को याद करने का, क्योंकि वहां अंतःग्रह नलिका के इंजेक्शन को हिंदी में भी इंजेक्शन लिख के दे देता है, इंजेक्शन। ठीक, तो बोलो पहला अवस्था क्या है? इंजेक्शन। दूसरा क्या है? डाइजेशन। तीसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। चौथा क्या है? एसिमिलेशन। पांचवा क्या है? डिफेक्शन। बोलते ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ जिला, जहां भैया लोग खुले में शौच नहीं कर रहे हैं, लोटा लेके बाहर नहीं जा रहे हैं, उसको बोलते ओडीएफ। ओडीएफ में डी क्या है? डिफेक्शन। वही डिफेक्शन से आ गया है डिफिकेशन, मल त्याग करना। क्लियर हो गई बातें? तब समझ गए भोजन जो आपके मुंह से घुसा था और बाहर निकला था, इसके बीच में भी एक 3 प्रोसेस हो गई ना। क्लियर हो गई बात ना? यस। तो भोजन के अंदर जाने से बाहर निकलने के बीच में 3 प्रोसेस अलग अलग है। पहला क्या है? डाइजेशन। दूसरा क्या है? एब्जॉर्प्शन। तीसरा क्या है? एसिमिलेशन। इसमें एब्जॉर्प्शन क्या है? तो हमारे
आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल से पोषक तत्व का किसमें आना, हमारे रक्त वाहिकाओं में, किसमें आना, रक्त वाहिकाओं में, ब्लड कैपिलरी में। ब्लड कैपिलरी से हर कोशिका, शरीर के सभी अंगों की कोशिकाओं तक उस पोषक तत्व का पहुंचना क्या है, एसिमिलेशन। तो क्या पूरा समझ में आ गया आपको अच्छे से? क्या इसमें कोई रटने लायक चीज है क्या? नहीं, क्योंकि अपना शरीर सोचिए, ऐसे शरीर चलता है, खुद महसूस हो रहा है ना, इतना सब चीज होता है यार, ऐसे हमारा शरीर काम करता है। यस, तो इसमें रटने लायक कोई चीज नहीं है, इसलिए बिंदास होकर जाना भाई एग्जाम में, माइंड में कोई लोड लेकर नहीं जाना है। तो कितनी अवस्थाएं हैं भाई आपके, 5। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन न्यूट्रिएंट्स, तो पोषक पाचन की प्रक्रियाओं के 5 चरण होते हैं। पहला चरण क्या है, बोलिए जोर से। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है? वेरी गुड। किसको याद नहीं हुआ हाथ उठा दीजिए, तो फिर दिखा देंगे। याद नहीं हुआ? वेरी गुड, हाँ उठाए करो, डर मत करो। चलो बोलो, पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। इसमें हम भोजन मुंह में डाल दिए, ये अंतर्ग्रहण। मुंह से जो पच रहा शरीर के अंदर पूरा, वो क्या है, पाचन। पचने में जो पच गया वो आपके ब्लड में आ जा रहा है, ब्लड में, वो क्या है, अवशोषण। ब्लड उसको कोशिका तक ले गया, वो क्या है, स्वांगीकरण। और लास्ट में जो पच गया था अंदर, पेट के अंदर जो पड़ा हुआ था, वो बाहर निकल गया, वो क्या है, मल त्याग। तो पहला क्या है, इन। दूसरा क्या है, डी। फिर क्या है, ए डी। तो बोलिए क्या क्या भैया, आई डी ए डी। बोलिए क्या क्या है, आई डी ए डी। क्या है, आई डी ए डी। आई फोर, आई फोर, डी फोर, ए फोर। तो दो ही चीज डाउट हुआ है, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। पहली बार सुन रहे होंगे इसलिए इसमें दिक्कत होगा। एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन। क्लियर हो गई बातें ना? लास्ट में क्या है, डिफेक्शन। चलिए आंख बंद कीजिए सबके सब, एक बार आंख बंद कर लीजिए। बताइए, पोषण शरीर को देने के कितनी अवस्थाएं हैं, 5। पहला क्या है, जो भूलेंगे वो याद रखिएगा, मैं इसको भूल रहा हूं, ये भूल रही हूं, आंख खोल के बस उसको देखना है, ठीक है? पहले कोशिश कीजिए। तो पहला स्थिति क्या है, जोर से बोलना है। पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है? वेरी गुड। अब आंख खोलिए, जो इस 5 में से जिसका नाम नहीं बोल पा रहे थे उसको बस देखिए कि हम इसको भूल रहा हूं, ये भूल रही हूं, ये बस देखना है ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़े। याद हो उधर, और करवाएं दूसरे तरीके से? ठीक है, चलो नहीं हो तो बताना, है ना, करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला भैया पोषण या न्यूट्रिशन। अब तो हम समझ गए कि प्रोसेस कैसा होता है, शरीर पोषित कैसे, और हम ये समझ गए, है ना, कि खाए हुए भोजन से शरीर को पोषण कैसे मिला, हम ये समझ गए। अब जो खाते हैं और जो पोषक तत्व हमारे शरीर रक्त में जाता है, वहां तक लाएंगे कैसे? तो हम क्या खाएंगे तो क्या पोषक तत्व बनेगा? मैंने बोला अब रोटी खाते हो, चावल खाते हो, दाल खाते हो, तो मैंने क्या बोला, क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। वो कार्बोहाइड्रेट है, उससे क्या बनता है, ग्लूकोज। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने से ग्लूकोज बनता है, प्रोटीन खाने से अमीनो अम्ल बनता है, वसा खाने से वसी अम्ल बनता है, तो सबसे सरल फॉर्म है। तब क्या खाने से क्या बनता है और उसको कितनी मात्रा में खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, वो हम सब चीज जानेंगे। क्लियर हो गई बातें? तो अब समझ जाते हैं। ये सबसे पहले जब इसमें देखना चालू करेंगे तो पोषण या न्यूट्रिशन में बड़े पोषक तत्व जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और सूक्ष्म पोषक तत्व को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं, विटामिन और मिनरल्स आते हैं। क्या क्या आते हैं, विटामिन और मिनरल्स। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलीग्राम में चाहिए। किसमें चाहिए, मिलीग्राम, मतलब एकदम सूक्ष्म मात्रा, एकदम मिलीग्राम, 1 ग्राम भी नहीं है ना, मिलीग्राम में चाहिए। क्लियर हो गई बात ना? 1 ग्राम में भी नहीं चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए। इसका मतलब बहुत कम मात्रा में है। इसलिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन चीजें आती हैं जो एकदम सूक्ष्म मात्रा में हमको लेनी है। ठीक हो गई बातें? वो कौन सी 2 चीजें हैं, विटामिन और मिनरल्स। तो पूछेगा एग्जाम में, विटामिन और मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? क्या न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो। क्लियर हो गई बात? आइए अब भैया माइक्रो समझे तो मैक्रो में देखते हैं कि मैक्रो में क्या क्या आता है। मैक्रो में कौन सी 3 चीज आती है, मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है, प्रोटीन आता है। कौन कौन आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसका मतलब आप हर दिन मेजरली यही 3 चीज मेजरली और साइड में थोड़ा सा यही चीज ग्रहण कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? हर दिन जो खा रहे हैं ना, वो आपको समझ आएगा कि अच्छा हमारे शरीर में ये चीज जा रहा है, ये चीज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो आपके शरीर से, दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, इसलिए उसको वैसे लीजिए, इसको विषय सब्जेक्ट मत बनाइएगा। ऐसी चीजों को, व्यवहारिक ज्ञानों को कभी सब्जेक्ट का रूप मत देना कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, एक विषय मुझे पढ़ना है। जब भी आप ये सोचते हैं कि एक विषय है मुझे पढ़ना है, आप उस सब्जेक्ट में कभी महारथी नहीं बन सकते।
मुझे सीखना है, मुझे जानना है अपने शरीर के बारे में, मैं क्या खा रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, क्या बन रहा हूँ। क्लियर हो गई बात? आइए तो चालू करते हैं बेटा। कार्बोहाइड्रेट जो इसमें है वो प्रतिदिन पर डे किसी व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 300 ग्राम। आपको इससे पहले पता था क्या? हर दिन कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है? कितना लेना है? 300 ग्राम। कितना लेना है? 300 ग्राम। हालांकि ये एक स्टैंडर्ड दिया है 300 ग्राम, मैंने आपके शरीर को मेंटेन रखने के लिए 300 ग्राम चाहिए। मगर आपका अगर बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम है, आप भाई लेबर हैं, कहीं पत्थर फोड़ रहे हैं, है ना, उसमें 10-10 12-12 घंटे फोड़ रहे हैं, तो इसका मात्रा बढ़ाना पड़ेगा। मगर आप नॉर्मल एक रूटीन फॉलो करते हैं कि नॉर्मल उठते हैं, जागते हैं, पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत चलते हैं, घूमते फिरते हैं, काम वाम करते हैं, नॉर्मल आ जाते हैं, तो आपको कितना लेना है नॉर्मली? 300 ग्राम हर दिन। तो कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा प्रतिदिन आपके लिए आवश्यक है शरीर के लिए? तो मिनिमम 300 ग्राम आपको मिलना ही चाहिए। तो मिनिमम कितना मिलना चाहिए? 300 ग्राम। कितना मिलना चाहिए? 300 ग्राम। अब जो आप में से जो भी अपने भोजन में 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा होगा, उसके शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं हो रही और उसको सुस्ती महसूस होती होगी, थकान महसूस होता होगा, बहुत जल्दी थक जाता होगा। समझ में आ गई बात ना? इसलिए अब आपको अपने खाने में, जिसको ऐसा लगता है आप में से बहुत जल्दी थक जाता है, उसको क्या बढ़ाना है अपने खाने में? कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है। और कार्बोहाइड्रेट में कुछ और नहीं, अनाज आता है, चावल, दाल, गेहूं, मक्का, ये सब आता है। क्लियर हो गई बात ना? तो अनाज की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, ठीक। इसलिए समझते चलिए प्रैक्टिकली। दूसरा हिस्सा आता है फैट। हर दिन आपके खाने में कितना फैट होना चाहिए? 80 ग्राम प्रतिदिन। कितना फैट होना चाहिए? 80 ग्राम प्रतिदिन। आपके शरीर को प्रतिदिन कितने फैट की आवश्यकता होती है? 80 ग्राम प्रतिदिन। ठीक हो गई बात? कितना ग्राम? 80 ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट कितना? अब जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन एक अलग तरीके से कैलकुलेशन में चलता है। क्यों? क्योंकि भाई छोटा बच्चा है उसको कम प्रोटीन, एक जो बड़ा बच्चा है उसको ज्यादा प्रोटीन, इसलिए अलग अलग चीजें है ना। हाँ, तो इसलिए अलग अलग तरीके से मात्रा होगा, तो उसका मात्रा को ध्यान से देखिए। एडल्ट में जो शरीर वयस्क हो गया अब आपका, हम लोगों जैसे लोगों का, टीनेजर्स 12 से 16 साल की उम्र के लोग, चाइल्ड 2 साल से वाले कम वाले दिख रहे हैं आपको, और भैया प्रेग्नेंट लेडीज, इसलिए अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। इन सब में 0.8 ग्राम प्रति केजी ऑफ बॉडी वेट पर डे। इसका मतलब क्या है समझा देते हैं। आइए, ये बोलना चाह रहा है कि जो एडल्ट है, एडल्ट माने कि मेरे से आदमी है ना, मेरे से भैया हट्टा तगड़ा भाई मोटा सोटा आदमी है ना, खाता पीता गोल मोटोल आदमी, तो मेरे से उस एडल्ट शरीर का वजन, मेरे शरीर का वजन 80 किलो है। कितना वजन है मेरा? 80 किलो। छुपा रहा हूँ 85 किलो का हूँ, 5 किलो कम कर दिया हूँ, 80 किलो का हूँ। कितने किलो का हूँ मैं? 80 किलो का, है ना। हंस रहे हो यार, ऐसा मत करो यार भाई, है ना, मोटा बोल दे रहे तुम लोग। 80 किलो अगर मेरा शरीर है तो हर किलो के हिसाब से मुझे कितना लेना है? 0.8 ग्राम। तो पर केजी के हिसाब से 0.8 ग्राम, तो 80 गुड़ा 0.8 ग्राम मुझे लेना है। ठीक हो गई बात? तो 0.8 को हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/10, ये से ये कटा तो 8 × 8 = 64 ग्राम। कितना? 64 ग्राम। तो मेरे से शरीर वाले आदमी को कितना प्रोटीन लेना चाहिए हर दिन? 64 ग्राम। तो क्या अब आप सब अपने वेट के अनुसार अब अपना खुद का प्रोटीन निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? कि आपको कितना प्रोटीन चाहिए? इसके लिए क्या आपको अपोलो जाके 800 रुपये देना पड़ेगा क्या डाइटिशियन को? नहीं। सुनवा गई बात ना? यस। आपको खुद अपना बॉडी मेंटेन करना समझ में आ जाएगा। तो हाँ भैया, अपने हिसाब से 0.8 ग्राम आप करेंगे, टीन एज में है तो 0.9 ग्राम करेंगे, अगर चाइल्ड है तो भैया 2 ग्राम करेंगे, और भैया प्रेग्नेंट लेडीज है तो 55 से 70 ग्राम करेंगे। और भैया अगर वाटर, और वाटर भी क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, बताओ पानी आप थोड़ा बहुत पीते हो, एक आध चम्मच कि एक बोतल पीते हो? बॉटल। तो पानी किस में आएगा? किसमें आएगा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में। और कितना पानी पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। क्लियर हो गई बात? कितना पानी पीना चाहिए प्रतिदिन? 5 से 6 लीटर, जिसमें इसमें से 90% लोग शायद ही पीते होंगे 5 से 6 लीटर। 2-2.5 लीटर आपका मैक्सिमम एक दिन पी पाते होंगे। ठीक। इंडिया में वाटर इनटेक हमारा कम है, इसलिए हमें से अधिकांश लोगों के चेहरे में ऑयल प्रॉब्लम, जल्दी से एजिंग आ जाना, चेहरों में भैया चमक नहीं रहना, है ना, जल्दी से बुढ़ापा आ जाना, डलनेस रहना, ये हमारे स्किन का बहुत बड़ा इशू है। जस्ट बिकॉज ऑफ, इसलिए कोई स्किन केयर नहीं करना है, कोई ब्यूटिशियन के पास नहीं जाना है, किसी और के पास नहीं जाना है, क्योंकि आपका शरीर को चाहिए कितना? 5 से 6 लीटर। आप दे कितना रहे हो? 2 लीटर। तो पानी कहाँ से खींचेगा? आपके शरीर में जो पहले से पानी मौजूद है उसको, तो आपके शरीर के अंदर का पानी खींच लेता है, इसलिए आपका शरीर सूखा हुआ, मुरझाया हुआ दिखता है। जैसे कि सुबह उठता आदमी फ्रेश दिखता है ना, हाँ, और जब वही काम कर लेता है, जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, सुबह 7 बजे क्लास था, उस समय से तो कंटिन्यू काम करता हूँ, अभी देखिए चेहरा मेरा डल दिख रहा है हल्का। यस, तो ये चीज है। इसका मतलब आपको सुधार क्या करना अपने चेहरे स्किन केयर के लिए? वाटर इनटेक बढ़ाना है। लड़कियों, लड़कों में अधिकांश आजकल प्रॉब्लम चल रहा है हेयर फॉल का। हेयर फॉल के ऊपर सबसे बड़ा बात है, आपकी जड़ें जो है वो सूख गई है, ड्राई हो गई है।
जिसके लिए आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हैं, हेयर स्मूथनिंग कराते हैं, अलग अलग चीजें करवाते हैं। तो भैया जड़ सूख रहा है क्यों? क्योंकि आपको शरीर में जितना पानी चाहिए उतना पानी है ही नहीं। तो बाल झड़ रहा है, तो उसको बचाने के लिए क्या करना है आपको? पानी पीना है। सबसे पहला चीज क्या करना है? पानी। महंगा तेल लगाने से कुछ नहीं होगा, आदिवासी तेल लगाने से कुछ नहीं होगा जो आजकल दिखा रहा है। सबसे पहला चीज क्या करना है? पानी पीना है। चेहरे का ग्लो बढ़ाना है, क्या करना है? पानी पीना है। ठीक हो गई बात ना? आप गोरे हैं, काले हैं, सावले हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके चेहरे में चमक है तो सिर्फ पानी की बदौलत, और चमक नहीं है तो सिर्फ पानी की कमी से। ठीक हो गई बातें? इसलिए वाटर इनटेक हर दिन 5 से 6 लीटर है। हालांकि गर्मी में भैया आपको इसको 5 से 6 को 7-8 कर सकते हैं। ठंड के दिन भैया इसको आप 3-4 के आसपास पी सकते हैं, मगर मिनिमम आपको 3 लीटर पीना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में आपको 3 से 3.5 लीटर कंपलसरी की पीना ही चाहिए, नहीं तो अधिकांश लोगों को बढ़ती उम्र के साथ पथरी का प्रॉब्लम हो जाएगा। सुना गई बात? और पथरी का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों का वाटर इनटेक बहुत कम होता है लड़कों की तुलना में। ये भारत का रिपोर्ट है। तो लड़कियां खासकर अपने घर में 3 बोतल भर के रख दिया करो, और उसको खत्म करना सुबह उठने से रात तक में ध्यान रखा करो। ठीक है? 4 भरा करो, 3 तो खत्म होने चाहिए। 4 पी रहे हो तो बैलेंस में रहोगे। अब 5-6 तो नहीं पियोगे, मैं बोल दूंगा कितना तब भी नहीं पियोगे, सर पटक दूंगा तब भी नहीं पियोगे। ठीक है? अब ये प्रोटीन के हिस्से में आप देखिए, बहुत ध्यान से इसको एनालिसिस करके देखिए। टीन्स को चाहिए, बड़े आदमी को कम चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं एडल्ट हो गया हूँ, मेरा काम क्या है? निश्चित है। खड़ा हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, एक नॉर्मल रूटीन। तो एक फिक्स रूटीन में क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। और जो टीन एज में है, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, है ना? तो उनको कितना चाहिए? मेरे से ज्यादा प्रोटीन चाहिए। जो ये चाइल्ड है उसका शरीर बहुत तेजी से बढ़ता है, छोटे बच्चे का। हमारा तो शरीर रुक गया बढ़ना, तो मुझे क्यों चाहिए प्रोटीन? अब मेरा हाथ थोड़ी और लंबा होगा, अब मेरा हाइट थोड़ी और लंबा होगा, नहीं होगा। तो शरीर का वृद्धि विकास अब नहीं होना है, तो प्रोटीन भी कम लगेगा जो शरीर इसी को मेंटेन रखने के लिए। मगर बच्चों का शरीर तेजी से बढ़ता नहीं बढ़ता है? यस। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके लिए लगता है? चाइल्ड के लिए। किसके लगता है? चाइल्ड के लिए। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, है ना, कि बढ़ते से घटते क्रम में जमा दो, सबसे ज्यादा किसके लिए प्रोटीन चाहिए, तो किसके लिए बोलेंगे? चाइल्ड के लिए, इन ऑप्शन में से। मगर सबसे ज्यादा आपको किसके लिए दिख रहा है यहाँ पर? 55 से 70 ग्राम प्रतिदिन। किसके लिए दिख रहा है? 55-70 ग्राम प्रतिदिन। किसके लिए? प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, क्योंकि भैया उनके अंदर 2 जानें पनप रही हैं, और जो अंदर जो जान है उसका भी शरीर का ग्रो हो रहा है। 9 महीने में भैया बच्चे एक छोटे से स्पर्म और एग से मिलकर के एक सिंगल कोशिका सेल से मल्टी सेलुलर पूरा बॉडी बन जाएगा। तो उसका ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। ठीक हो गई बात? और इसलिए भाई प्रोटीन, जब शरीर को, आदमी को शरीर को अपना शरीर बड़ा करना होता है, तो क्या खाता है? प्रोटीन लेता है। ठीक हो गई बात? इसलिए अब जब जिम जाते हैं, आप डंबल मारते हैं भैया, यहाँ की जो आपकी मसल्स है टूट जाएंगी, और टूट गई मसल्स, आप प्रोटीन ले लिए तो टूट गया। अब ऐसा था बॉडी आपका, ऐसा था, और ये टूट गया। इसमें आके ऐसा करके जुड़ गया। क्या जुड़ गया? प्रोटीन। मांसपेशी का निर्माण कर दिया, तो आपका जो ऐसे था बॉडी वैसा हो गया ना। इसलिए वैसे बाइसेप फुलाते हैं ना, बड़ा बड़ा होते जाता है। इसलिए जिम करने वाले क्या बोलते हैं? प्रोटीन शेक पियो, प्रोटीन शेक पियो बोलते हैं ना, इसीलिए। ठीक हो गई बात? मगर प्रोटीन शेक का भी नियम है, आपके शरीर को इस मात्रा में प्रोटीन चाहिए। आप मेहनत कर रहे हो ज्यादा, तो आपको थोड़ा ज्यादा प्रोटीन चाहिए। मगर आपके शरीर को मान लीजिए मेहनत किए तो 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और आप पी रहे हैं 200 ग्राम प्रोटीन, तो वो आपको हार्ट अटैक कर देगा। इसलिए अधिकांश बॉडी बिल्डर जो है वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इसलिए कितनी मात्रा में क्या लेना है, इसको अब ध्यान रखना और कैलकुलेट करना। सुना गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको कितना लीटर पानी पीना चाहिए प्रतिदिन? 5 से 6 लीटर प्रतिदिन। तो क्या सब मात्रा याद हो गया? कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए? 300 ग्राम। कितना फैट चाहिए? 80 ग्राम। एडल्ट में कितना ग्राम? 0.8। टीन्स में 0.9। चाइल्ड में 2 ग्राम। प्रेग्नेंट में 55-70। प्रेग्नेंट में 55-70। प्रेग्नेंट में 55-70। वाटर है 5-6 लीटर। वाटर है 5-6 लीटर। बोलिए। एडल्ट में 0.8, टीन में 0.9, चाइल्ड में 2 ग्राम, प्रेग्नेंट में 55-70। वाटर है 5-6 लीटर। वाटर है 5-6 लीटर। तो क्या क्लियर हो गया पूरा चार्टिंग? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बेटा, मैं पूरा समझाऊंगा, समझा दिया और फैक्ट भी याद करवा रहे हैं ना, तो मैं अपनी बोली हुई बातों एकदम खरा उतरूंगा। अब आपका जिम्मेदारी है। घटना चक्र के चाहे कोई भी और बुक लेकर के, अगर आप साइंस को ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं कर रहे हो, एग्जाम नहीं निकलेगा। और अगर कर रहे हो तो आप इतने कम समय भी एग्जाम लेकर के नौकरी लेकर चल जाओगे, ये गारंटी है मेरा। सुन गई बात ना? ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए भाई ऑब्जेक्टिव घर जाके सॉल्व करना, क्योंकि मैं क्लास में थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो एक लिमिटेड फैक्ट ही पढ़ा सकता हूँ। फैक्ट दुनिया बहुत सारी है, तो फैक्ट कहाँ से कवर होगा? ऑब्जेक्टिव से। तो टॉपिक समझ लिए, फिर उसका जाकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो, तब जाके एग्जाम में आप 100% अपना दे पाओगे। क्लियर हो गई बात ना? यस। आइए अगला हिस्सा भैया, हमको भोजन में क्या चीज ले रहे थे हम? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो सबसे पहले हमको क्या चीज पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट अ शर्करा। क्या है ये? शर्करा। इट इज अ सुगर। क्या है ये? सुगर। क्लियर हो गई बात ना? तो कार्बोहाइड्रेट को किस नाम से जानते हैं? शर्करा या सुगर के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं? शर्करा या सुगर के नाम से जानते हैं। तो बोलते हैं ना सुगर, आपकी बॉडी में शुगर बढ़ गया है, इसका मतलब आपकी बॉडी का कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। तो भैया आपको क्या कम करना चाहिए शुगर के पेशेंट को? कार्बोहाइड्रेट किस में रहता है? मैंने बोला चावल में, दाल में, गेहूं में, मक्का, बोला ना मैंने। इसलिए देखिए क्या बोलते हैं लोग, अरे आपका शुगर बढ़ गया है, चावल कम खाओ, रोटी ज्यादा खाओ, बोलते हैं ना हम लोग। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो एक नॉर्मल समझ है। हालांकि ऐसा है नहीं, चावल और गेहूं दोनों के कार्बोहाइड्रेट में बहुत अंतर नहीं है। ये एक वहम है। लोगों को लगता है चावल छोड़ दूंगा सिर्फ भैया क्या खाऊंगा, रोटी खाऊंगा तो मेरा भैया शुगर कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट ही कम करना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे थे वो कम कीजिए। तो सर मैं अगर चावल दाल रोटी ये सब कम खाऊंगा तो खाऊंगा क्या? वेजिटेबल्स, सैलड खाइए, खीरा ककड़ी चुकंदर से पेट भरिए। सुना गई बात है ना? यस। अनाज कम कीजिए, सब्जी बढ़ाइए। क्लियर हो गई बात है ना? दूध बढ़ाइए, ये सब चीज बढ़ा दीजिए। तो जिनके शुगर का प्रॉब्लम हो आपके घर में किसी को, तो उनको आप बोलेंगे भैया स्ट्रिक्टली कि अनाज कम खाओ, चावल थोड़ा सा खाओ, एक ठो रोटी खाओ, सब्जी ज्यादा खाओ, सलाद ज्यादा खाओ। समझ में आ गई बातें? तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे अगर 2-3 महीने स्ट्रिक्टली ये नियम फॉलो कर देंगे, शुगर ऑटोमेटिक डाउन होना चालू हो जाएगा। उसके लिए कोई बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास जाने का इसका जरूरत नहीं है। मगर आज क्यों भारत इतना ज्यादा शुगर से ग्रसित है? क्योंकि यहाँ अच्छे ज्ञान का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ज्ञान फ्री में है भारत में। सुना गई बात ना? मगर हम इस्तेमाल ही नहीं करते। बोल सबको दी हो 5-6 लीटर पीना है, 3-4 लीटर पीना। आप में से कोई होगा शायद ही कल भाई बोतल भर के रखेगा, 4 ठो पीकर खत्म करेगा हर दिन। 1-2 दिन जोश में कर भी ले शायद, मगर हर दिन नहीं कर पाएगा जीवन भर। ये दिक्कत है इंडियन के साथ। पता सब होता है, पढ़ सब लेंगे, जान सब लेंगे, फॉलो नहीं करते। इसलिए बोलते हैं ये दही वो विदेशी के साथ फोटो खिंचा दे कैसे चमका थे करके। आप भी चमक सकते हैं, है ना? और इंडियन का भैया स्किन टोन ज्यादा अच्छा होता है विदेशियों से। क्लियर हो गई बातें? हाँ, उनका क्या खिंचाना, गोरी चमड़ी का बेचारा, मेलानिन नहीं है उनके शरीर में, मेलानिन पिगमेंट नहीं है। इतने गरीब हैं लोग, शरीर में भी कमी है उनके। आपके शरीर में जो कालापन है, जिसका डार्क ज्यादा है कलर, जिसका लाइट है तो जिसका डार्क ज्यादा है, उसके में मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है। और जिसका मेलानिन पिगमेंट ज्यादा, तो आपको बता दें वैसे व्यक्ति को कैंसर होने का चांस कम है, वैसे व्यक्ति को स्किन डिजीज होने का चांस कम है, चर्म रोग होने का चांस कम है। गोरी चमड़ी में ज्यादा स्किन डिजीज, ज्यादा कैंसर, सब चीज ज्यादा होता है। तो जो गोरे हो कल से काला होना चालू कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जोक सपाट आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज और पता चल गया कि भैया जब भी हमारे शरीर पे धूम पड़ेगा तो ऊपर भैया हमारे शरीर पे काला लेयर हो जाता है, जिसको बोलते हैं टैन होगी इस यार, करिया होगी इस यार, टैन होगी। तो टैन किसकी वजह से होता है? मेलानिन पिगमेंट। किसकी वजह से होता है? मेलानिन पिगमेंट। याद रखेंगे, डार्क कलर लाइट कलर के बीच में कौन सा पिगमेंट काम करता है? मेलानिन पिगमेंट। और वही मेलानिन पिगमेंट जैसी धूप पड़ेगा तो उसके यूवी से बॉडी की रक्षा करने के लिए मेलानिन का एक लेयर बना देगा, उसी को हम बोलते हैं टैन हो गया। और फिर हम जाते हैं पार्लर, लड़की लोग डिटेन कर दे तो वो दीदी ऐसे करके, है ना? तो डिटेन कराते हो लड़की लोग, हाँ, तो आप कुछ और नहीं करा रहे हो, जो मेलानिन लेयर बना दिया था उसको हटवा रहे हो। ठीक, ऑटोमेटिक भी हट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट, शर्करा और कार्बोहाइड्रेट में आगे बढ़ेंगे। तो भैया देखिए कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल है। अब इस शब्द का मतलब समझिए, बायोमोलिक्यूल। बायो मतलब भैया, बायो का मतलब क्या है? एक जैविक। क्या? जैविक। आप क्या कार्बोहाइड्रेट में जो भी खा रहे हो, रोटी चावल गेहूं दाल जो भी आप खा रहे हो, क्या वो किसी न किसी जीव जंतु से मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है बताओ? पेड़ पौधा से मिलता है ना। रोटी केवल चाहूं, पेड़ पौधे किस में आते हैं? जीव में आते हैं, है ना? बायोलॉजी में आते हैं। जीव है वो, सजीव है वो, जीवन है उसमें। यस। तो क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो हमको किसी न किसी जीव जंतु से मिला है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? बायो। और उसका एक मॉलिक्यूल हम खा रहे हैं, उसका एक एटम खा रहे हैं, उसका एक अणु खा रहे हैं, गेहूं के रूप में, चावल के रूप में, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल। क्या बोल रहे हैं? मॉलिक्यूल। तो क्लियर मालूम, कार्बोहाइड्रेट में आप खाते क्या है? बायो मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या खाते हैं आप? बायो मॉलिक्यूल, मतलब किसी जीव जंतु से मिला हुआ मॉलिक्यूल आप खा रहे हैं। ठीक हो गई बात? इस शब्द का मतलब पता चल गया ना? ये एक सब समझते चलना है। जिसमें कार्बन, अब कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज होता है, अगला प्रश्न पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें उपस्थित होती हैं? तो क्या क्या होता है? कार्बन, फिर क्या होता है? हाइड्रोजन, फिर क्या होता है? ऑक्सीजन। तो मूल रूप से कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर के ही बनता है। वो कौन सी 3 चीज है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कौन सी 3 चीज है? कौन सी 3 चीज है? हाँ, ठीक हो गई बातें? यस।
अब इसी का अलग अलग मात्रा रहेगा, किसी में कार्बन कम, किसी में कार्बन ज्यादा, किसी में हाइड्रोजन कम, किसी में हाइड्रोजन ज्यादा, किसी में ऑक्सीजन कम, किसी में ऑक्सीजन ज्यादा, ऐसे करके अलग अलग कार्बोहाइड्रेट बनते रहते हैं। क्लियर हो गई बात? मगर इसमें एक नियम हमेशा फॉलो होता है, इसको पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन छोड़ दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो बच गया, इनके बीच में क्या अनुपात होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। जब एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो आप किसी भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला निकाल के देखोगे ना, तो इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमेशा अनुपात 2:1 का मिलेगा। किसका मिलेगा? 2:1 का। जैसा ये आपको दिखाते हैं एक तो डेमो, आइए डेमो दिखा देते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है बेटा? C6H12O6, 6 कम 6 दूनी हाइड्रोजन 2, ये 1, क्या मिला आपको? रेशियो 2:1। ये तो ग्लूकोज का। और दूसरा ले लेते हैं, ये भैया इतना सारा लिखा हुआ है, इसमें अब गिन के देखो, इसमें गिन के देखो हाइड्रोजन कितना है, गिनो तो हाइड्रोजन कितना उसमें, आप बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, बताओ इसमें कितना हाइड्रोजन है, आप गिन के बताओ, सब गिनो। बारह है, तो हाइड्रोजन कितना है बेटा? 12। ऑक्सीजन गिन के बताओ, ऑक्सीजन कितना है? 6। वेरी गुड। ऑक्सीजन कितना है? 6। रेशियो क्या निकला? तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या होगा? 2:1। अब बच्चे पढ़ के चल जाते हैं, फिर देखिए मैं आपको हर एक चीज से चेतावनी दूंगा। एग्जाम में एग्जामिनर कैसे खेलेगा? एग्जाम में एग्जामिनर आपको 2:1 2:1 आपको रटा गया अब आपको, और एग्जाम पूछ देगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रेशियो क्या होगा, ऑप्शन नहीं रहेगा 2:1, उल्टा क्या है 1:2। तो हमेशा हाइड्रोजन क्या होता है? 2, ऑक्सीजन क्या होता है? 1 अनुपात में होता है। इसमें मत फंस जाना, एग्जामिनर ऐसे खेल देता है, ठीक है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन हाइड्रोजन पूछ लेगा, तो रेशियो उल्टा पढ़ना पड़ेगा। ठीक हो गई बात ना? प्रूफ भी करके दिखा दिए ग्लूकोज में, सब में, इसमें भी नीचे आप कैलकुलेट करोगे तो वही रिजल्ट आएगा। और क्या इस पूरे फॉर्मूले में आपको केवल CHO ही दिख रहा है क्या? तीन ही चीज। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलकर बनता है? उसमें H और O का रेशियो क्या होता है? 2:1। ठीक हो गई बात? यस, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारे क्या क्या चीजें आती है, देख लीजिए। क्या क्या आता है? तो पहले फल आता है, फिर क्या आता है? अनाज आता है, फिर क्या आती है? सब्जियां आती हैं, फिर क्या आता है? दूध उत्पाद आते हैं। इन सब में पाए जाने वाले शर्करा, स्टार्च और फाइबर ही भैया क्या हमारे कार्बोहाइड्रेट है। ठीक हो गई बात ना? तो अगर आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है घटाना है, तो वो क्या चीज बढ़ाना घटाना पड़ेगा? फल, अनाज, सब्जी, दूध, ये सब आपको घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात ना? समझ में आ गया आज ना आपको? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और अनाज बोले इसका मतलब अनाज में क्या क्या चीज आता है? ये जो ऊपर जितना दिख रहा है सब आता है। ठीक हो गई बात ना? आटा, मैदा, गेहूं, चावल, दाल, मक्का, सब आता है अनाज में, सब आता है ना? तो सब अनाज इसमें आएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बोल रहे हैं। तो भैया याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट रियल में जब हम खाते हैं तो खा क्यों रहे हैं सर? हमारे शरीर को इससे क्या मिल रहा है? तो पहला ही आंसर है कि क्या मिलता है आपको इससे? ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। अब एक और स्पेशल बात देखिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीन चीज हमको देखना है। तीनों से ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? तीनों से ही ऊर्जा मिलता है, और सबसे तेजी से ऊर्जा किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। इसलिए ऊर्जा के रूप में हम किसको देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट को। ठीक हो गई बात ना? तो ये मत सोचें प्रोटीन से ऊर्जा नहीं मिलता, जितना कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलता है लगभग उतना ही प्रोटीन से मिलता है। तो सर फिर प्रोटीन क्यों नहीं खाएंगे हम? प्रोटीन ज्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रोटीन लेट से पाचन होता है, लेट से आपको पचेगा, लेट से आपको भी ऊर्जा देगा। ठीक, और आपको तत्काल ऊर्जा चाहिए तो क्या लेना पड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक हो गई बात? और उससे भी लेट से कौन पचता है? वसा। ठीक हो गई बात? और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है? वसा देता है, इन लोग से 2 गुना से भी ज्यादा। ये लगभग कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 के आसपास देता है, ये भी 4 के आसपास देता है, ये 9 के आसपास देता है। तो भैया 4 4 9 बोलो, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा क्या बोलोगे? 4 4 9। क्या क्या बोलेंगे? 4 कैलोरी 4 कैलोरी 9 कैलोरी। क्या बोलेंगे? 4 कैलोरी 4 कैलोरी 9 कैलोरी। तो 9 वाला कौन है? वसा। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमको वसा से मिलता है, मगर इसको पचने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और खुद के पाचन में ही बहुत सारा ऊर्जा खुद यूज कर लेता है, इसलिए भाई वसा को हम अच्छा सोर्स नहीं मानते। ठीक हो गई बात है? अब ये ऊर्जा देने वाले अणु हैं, दिस आर द एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, जब आप 1 ग्राम कोई कार्बोहाइड्रेट खा लिए, आप 1 ग्राम चावल खा लिए, ठीक,
तो 1 ग्राम चावल खाए तो आपको कितना ऊर्जा मिल रहा है? 4.1 से 4.5 कैलोरी। कितनी ऊर्जा मिलती है? हाँ, तो लगभग 4 याद कराया था ना, 4 4 9, लगभग 4 के आसपास है, 4। क्यों, कोई बात है, लगभग कितना से चालू था? हालांकि 4.1 से ही चालू होता है ये, 4.1 से 4.5। अब ऊर्जा की क्या, तो बोलेंगे सर जूल होता है, जूल। अगर जूल बोलेगा एग्जाम, अगर जूल पूछ लिया तो कन्वर्ट कर लेना। 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है, बताओ तो, कोई पता है किसी को? फिजिक्स पढ़ लियो ना, ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करें। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है बेटा? 4.18 जूल। कितना होता है? तो 4 4 में 4 ही है। तो अगर ऑप्शन आपको अगर जूल में दे रहा है तो इसमें क्या गुणा हो जाएगा? 4 का। तो ये क्या हो जाएगा? 4 चौक 16.4, 4 चौक 16.20। ठीक है, बात है ना? यस। तो जूल में पूछा है कि कैलोरी में पूछा है, आप देख लेना। इन लोगों को बता दूं थोड़ा मैं। हाँ बताइए मैडम। 3 बजे क्या? 6 बजे तक क्लास है ना आज? ठीक, अंदर आ जाओ, अंदर बैठ जाओ, अंदर बैठना, अंदर बैठ जाओ, जिसको सवारना है। ठीक, ठीक हो गई बातें, समझ में आ गई इतना चीज? Yes। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक रूप से हमें लगभग कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए? ऊपर ही पढ़े थे, कितना ग्राम? 300 ग्राम चाहिए। तो 300 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम में 4.1 से 4.5 है, तो 300 ग्राम कितना हो जाएगा? 1200 कैलोरी ऊर्जा। कितनी ऊर्जा? 1200 कैलोरी ऊर्जा। तो आपको कैलोरी पूछे बता देंगे, अभी उसको अगर जूल पूछे तो ही बता लेंगे। सब हो गया, सीख गए ना अच्छे से? यस। आगे बढ़ते हैं। तो भाई आपको 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम में 4.1 से 4.5 होता है, इसमें भैया गुणा कर देना, 4.1 से 4.5 या 4 का गुणा कर देना, आपको वही मिल जाएगा कितना ऊर्जा आपको चाहिए कार से। क्लियर हो गई बातें? आइए नेक्स्ट, एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि एक शर्करा है इसकी यूनिट क्या होती है? सैकराइड। क्या होती है सर? सैकराइड क्या है? आइए मैं समझाता हूँ सैकराइड क्या है। सैकराइड बहुत अच्छे से समझिएगा कि सैकराइड है क्या। मेरे गले में भी चैन नहीं है, चैन देखियो किसी गले में पहनते हो चैन वैन? तो चैन भैया आप देखते हो हमेशा। सर ये एक कड़ी, हाँ आ जाइए आ जाइए। 5:30 तक क्लास है, ठीक। ये एक कड़ी होगी, गूगल तो लेकर सर 6 बोले तो पूछिए उनसे। ठीक है, आगे बात करता हूँ। ये कड़ी हो गया, ये कड़ी हो गया। चैन होता है ना, चैन ऐसे बनते हैं चैन। 1 कड़ी, 2 कड़ी, 3 कड़ी, 4 कड़ी, ऐसे जब कड़ी पे कड़ी मिलते जाता है, तो कड़ी से कड़ी मिलकर के क्या बनता है? एक चैन, गले का। तो वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक चैन है, और इसकी हर एक कड़ी क्या है? सैकराइड। तो इसकी हर एक सिंगल जो एक कड़ी है उसे हम क्या बोलते हैं? सैकराइड। इसका मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो बन रहा है वो किससे मिलके बनता है? छोटे 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 सैकराइड से मिलकर के बनता है। तो पूछेगा कार्बोहाइड्रेट की यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, मूल इकाई क्या है, मतलब किससे वो मिलकर के बना है, तो क्या बोलेंगे आंसर? सैकराइड से। किससे मिलकर बना है? सैकराइड से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हो गई बातें? यस। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सैकराइड समझ में, अब सैकराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट में, अब सैकराइड का नंबर है ना, अब जो चैन पहने हैं वो 50 तोला का है, 100 तोला का है, तो कड़ी का नंबर बढ़ जाएगा, है ना। किसी में 10 कड़ी, किसी में 20 कड़ी, किसी में 50 कड़ी। वैसे ही किसमें कितने सैकराइड हैं, नंबर ऑफ सैकराइड कितने हैं, सैकराइड की संख्या कितनी है, उसके आधार पे आपके कार्बोहाइड्रेट को 3 हिस्से में बांटते हैं बेटा। पहला क्या है? मोनो। दूसरा क्या है? ऑलिगो। तीसरा क्या है? पॉली। क्या क्या बोलेंगे? मोनो, ऑली, पॉली। बोलो बोलो, मोनो, ऑली, पॉली। बोलो, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। बोलो साथ में। तो जिसमें सेकेराइड की संख्या एक हो, केवल एक शर्करा हो, एक सेकेराइड हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनो। मोनो का मतलब ही होता है एक, है ना। मोनो, सिंगल, डाई, 2, ट्राई, 3। तो मोनोसेकेराइड मतलब कितना सेकेराइड होगा इसमें? एक। जिसमें सेकेराइड की संख्या 2 से 9 हो, 2 से 9, 10 से कम दी है और एक सुधर, तो 2 से 9 कितना हो जाएगा? 2 से 9 कितना? 2 से 9। एक तो उसमें हो गया, एक से ऊपर जैसे 2 होगा और 10 से कम लिखा मतलब 9। तो 2 से 9 जब सेकेराइड होगा किसी में संख्या, तो क्या हो जाएगा? ऑलिगोसेकेराइड। और जहां 10 से अधिक हो वो क्या हो जाएगा? पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गया बात? तो भाई किस तरीके से इनको वर्गीकरण हम लोग दे रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्लास चलिए पढ़ेंगे भैया। कल क्लास के समय बढ़वाए थे हम।